जी। आपके नेतृत्व में गुरुदेव मतलब विश्व हिंदू महासंघ जी। पूरा मतलब अपना परचम लहराया पूरे मतलब भारत में कहा जा सकता है, विश्व जी, लेवल जी। पर भी है। जी, जी। आप मतलब थोड़ा सा हट के आते हैं, हाँ। मतलब ये 2022 विधानसभा का चुनाव चल रहा है हुँ। और आप अपने लेख के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मतलब पूरा जोर शोर से महाराज जी के समर्थन में है। हाँ। आगे मतलब क्या रणनीति है महाराज जी के लिए और मतलब चुनाव के देखिए, क्षेत्र से? हम गोरक्ष पीठ से जुड़े हैं। हम्म, गोरक्ष पीठ सामाजिक समरसता की प्रख्यात पीठ है। हम्म, उस पीठ में जाति पात, ऊंच नीच, छुआछूत, तगड़ा पिछड़ा, दीन दलित, अवर्ण सवर्ण, इन सब शब्दों का कोई स्थान नहीं है। वह पीठ, उस पीठ के जो मुख्य पुजारी हैं हम्म, इस समय, कमलनाथ, वो भी दलित वर्ग के हैं। अच्छा। देवी पाटन की जो इतनी बड़ी पीठ है, हम्म, उसकी पीठ के पीठाधीश्वर भी दलित समाज से हैं। अवैधनाथ जी ने सहभोज का कार्यक्रम किया। उनका मानना यह था कि बृहद हिंदू समाज को जोड़ो। जो अपने को दीन कहती है, दलित कहती है, अनुसूचित कहती हैं, उन्होंने कहा कि सामाजिक, मैंने एक प्रकार ये जो छुआछूत है, यह मानवता का कोढ़ है हम्म, और जितना जल्दी हो इसे समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा जन्म से सभी लोग शूद्र हैं, जन्म से सभी लोग नंगे पैदा होते हैं, सब लोग शूद्र हैं। सबके लिए वही चीजें होती है जो एक माँ के पेट में होती है, सबके लिए। तो किसी भी जात पात तो बाद में लोगों ने बनाया, बाद में ये किया। तो हम उस पीठ से जुड़े होने के नाते हम लोग ये चाहते हैं कि बृहद हिंदू समाज एकजुट हो। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का कहना, उनका कहना कि जिन लोगों के भारतीय संस्कृति और भारत की राष्ट्रीयता में विश्वास है, वे सब लोग हमारे साथ हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मेरा किसी से कोई वो नहीं, बशर्ते आप भारत की संस्कृति को मानिए, भारत की राष्ट्रीयता को स्वीकार कीजिए। जहाँ तक बात दलित और मतलब ऐसे लोगों की रही, हाँ। तो इसमें अभी जल्द ही एक घटना थी मतलब हाथरस वाली। हम्म। उसमें मतलब पीड़ित परिवार को मतलब रात में जला दिया गया। मतलब ये प्रश्न मैं करता नहीं आपसे, हाँ। लेकिन ये बात यहाँ तक आ गई, अगर उनके तक तब मैं मतलब मेरे पास से आ गया कि उस समय मतलब जो रात में जला गया, क्या ये हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुरूप था? नहीं, देखिए, हिंदू धर्म और हिंदू आस्था में विश्वास रखने वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते। व्यक्ति जब चारों ओर से पीड़ित होता है, प्रताड़ित होता है, जब उसे कहीं शरण नहीं मिलती है, तो क्षण भर के लिए भगवान की शरण में जाता है और उसे लगता है कि भगवान की शरण में भी देरी हो रही, तो कुछ का कुछ कर बैठता है। हम्म, तो ये सब घटनाएं कुछ इस प्रकार की हो जाती हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी बेहद संवेदनशील व्यक्ति हैं और उनके द्वारा जो कुछ भी हो सका उन्होंने किया। और गुरुदेव मतलब आगे जो मतलब चुनावी मुद्दे हैं तो वो तो गर्मा गर्म ही रहते हैं जी, लोगों जी। के मतलब विपक्ष से। मतलब ऐसा है कि मतलब आप भी अपने लेख में लिखते हैं कि जी, मतलब गुंडा राज अथवा फिर जो है मतलब परिवारवाद, ये जी, सब चीज़ें मतलब जी, 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 विपक्ष के लोगों के द्वारा हैं। जी, जी। तो गुंडा राज अभी तो हमें नहीं लगता है, हमें तो लगता है सिर्फ विपक्ष का गुंडा राज समाप्त हुआ। विपक्ष के गुंडा राज तो सब लोग सेफ हैं जो हैं। अगर देखिए, गुंडा राज, माफिया राज, पहली बात तो ये कि योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचारियों के महाकाल हैं। वो किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़े, कोई भी हुआ। हमारे जब राजनीति होती है, चाहे गांव की राजनीति हो, चाहे देश और प्रदेश की राजनीति, उस समय जातिवाद बहुत तेजी में फैलता। अब जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा, 10-12 दिन के बाद से फिर से पूरा समाज अपने ढर्रे पर आ जाएगा। अभी 2-4 दिन पहले अखबार में एक छपा था जो मतलब किसानों की जो 6-7 किसानों की गाड़ी से कुचल करके हत्या हो गई। उसमें सुप्रीम कोर्ट, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी का, हाँ। उसमें सुप्रीम कोर्ट का शायद मतलब ऐसा कुछ बयान आया है कि शायद हो सकता है वो गाड़ी जो है मतलब भीड़ की डर से बचने के लिए तेज कर दी हो। क्या ऐसा मतलब कानून कोई है क्या कि भीड़ से बचने के लिए गाड़ी का स्पीड बढ़ा दिया जाए और जो लोगों के जान की जो है हिफाजत को मतलब खतरा बढ़ जाए? ऐसी बात नहीं भैया, हम्म, ऐसा है, हम्म, व्यक्ति जब संकट में पड़ता है तो आत्मरक्षा के लिए वह कुछ भी कर सकता है।
अपनी जान बचाने के नहीं, आपके पास वो आपके व्यक्ति कर पास- सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसका पक्ष क्यों लेगा कि इसलिए नहीं, ऐसा कर दिया? सुप्रीम कोर्ट पेपर में नहीं, न्यूज़ था। आपके विधान में है कि आपके जान पर यदि खतरा है तो आप अपने आप प्राण बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कहते हैं मुझे रिवॉल्वर का लाइसेंस चाहिए, मुझे बंदूक का लाइसेंस चाहिए, पूछा जाता किस लिए, तो आप कहेंगे आत्मरक्षा के लिए। आपको लगता है कि बहुत भीड़ जुट गई, कोई मुझे मार सकता है, तो आप अपनी जान बचाने के लिए व्यक्ति अपना प्राण बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो व्याख्या करेगा उस घटना को लेकर के वह संविधान के दायरे में करेगा। समाज जो व्याख्या करेगा वो हमदर्दी से अपने करेगा, स्तर से वो करेगा। संवेदनशीलता के स्तर पर करेगा, और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट कचहरी जो कानून के स्तर पर करेगा। और गुरुदेव, जैसे मान लीजिए आप मतलब एक बतौर शिक्षक के रूप में भी मतलब अच्छी खासी पहचान आपकी मतलब हम लोगों के जान और समझ से पहले से रही है। तो जो महामारी का दौर आया और सरकार मतलब आप कहें तो महाराज जी की सरकार या आपकी सरकार या भाजपा सरकार जो रही, मतलब सभी श्रमिक मजदूरों के लिए जो है कुछ न कुछ व्यवस्था की वहाँ पे। जी जी उनके लिए राशन मुहैया करवाई, 2-4-500 उनके खाते में भेजी। लेकिन जो मतलब प्राइवेट संस्थानों के जो शिक्षक थे उनके लिए आपकी सरकार ने मतलब कोई उनकी अलग से सुध नहीं ली। उनके लिए अगर 1000 रुपए की भी कुछ दी होती तो भी समझ में आया होता कि हाँ चलिए एक शिक्षक वर्ग का भी सम्मान है। चूँकि चाहे सीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे जिस भी पदाधिकारी के लोग हों, एक शिक्षक के द्वारा ही मतलब निर्मित किए जाते हैं। और उन लोगों के चाहे सचिव महाराज जी के रहे हों सरकारी, या फिर कोई भी संगठन रहा हो, उनके द्वारा प्राइवेट शिक्षकों के लिए कुछ मतलब सहयोग राशि अलग से नहीं मिली, उनका कोई नाम जिक्र नहीं आया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना काल में महाराज जी का ये मानना था कि पहले सभी लोगों के जान माल की रक्षा की जाए, पहला काम। और ये लगभग 3 साल तक इसी में वो घिरे रहे। जो भी बजट थे विकास के वो ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना काल में दवाओं पर दिए गए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रदेश रहा, एक तो सबसे बड़ी आबादी, दूसरे सभी लोगों के लिए कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कोरोना काल में सरकारी हॉस्पिटल में हम गए तो हमसे दवा का पैसा लिया गया। यहाँ तक कि डॉक्टरों को ये हिदायत दी गई थी कि आप मरीज के घर ले जाकर के दवा देंगे, उनसे हाल चाल लेंगे। डीएम के यहाँ मतलब एक हेल्प डेस्क बना था, प्रदेश में बना था, जितना बन सका उन्होंने उतना किया। विकास के कार्य भी प्रभावित हुए, पैसे सब इसमें लग गए। महाराज जी इस वजह से सोचे पहले जान माल की रक्षा हो, फिर शिक्षकों महाराज जी की नज़र में शिक्षक जो हैं वो भाग्य विधाता और राष्ट्र निर्माता दोनों हैं, दोनों हैं, और वे शिक्षकों का बेहद सम्मान करते हैं। इस वजह से कि पहले लोगों के जान और माल की रक्षा हो, बाकी चीज़ें फिर हम बाद में देख लेंगे। उनके मन में मतलब प्राइवेट शिक्षकों के प्रति कोई उपेक्षा का भाव हो या उनके प्रति हमदर्दी न हो, इस प्रकार की सोच रखना गलत बात है। इस प्रकार की व्याख्या नहीं की जा सकती है। हम ये कह सकते हैं कि कोरोना काल में जो भी विकास की निधि थी वो सब विकास की निधि दवाओं पर व्यवस्था पर लगा दी गई, इसलिए बजट में कुछ कमी आई जिसकी वजह से एक कार्य नहीं हो पाए। लेकिन महाराज जी अभी करेंगे। एक मतलब समाचार पत्र के माध्यम से मतलब ऐसा छपा था अभी कुछ दिन पहले कि जैसे बीजेपी की जो मतलब संघ का जो मतलब संगठन का भारतीय जनता पार्टी के जो कोषागार का जो पहले का बजट था, खर्चा था, उसमें मतलब कुछ 748 या 49 करोड़ मतलब ऐसे रुपए थे, और वो इस समय बढ़ करके जो है लगभग 4800 करोड़ के लगभग पहुंच गए। तो वहाँ तो बजट कम नहीं हुआ गुरुदेव। ऐसा है, हम भारतीय जनता पार्टी के हम सदस्य या उस प्रकार के कोई पदाधिकारी नहीं हैं। हम विश्व हिंदू महासंघ देखते हैं जो एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन है। तो भारतीय जनता पार्टी के कोष में कितने पैसे हैं, कौन ले गया, कहाँ जमा किया, हम उस चीज़ को नहीं बता सकते। क्या चलिए ठीक है, मतलब आप जो है कि महाराज जी के साथ हैं, महाराज जी जहाँ हाँ, रहेंगे हम वहाँ रहेंगे जी जी। तो मतलब आगे जो आप घूमे हैं पश्चिम मतलब जी क्षेत्रों में, उधर से क्या लगता है महाराज जी के मतलब भारतीय जनता पार्टी का स्टेटस अथवा स्थिति चुनाव के नज़रिए से कैसा दिखा आपको अपने नज़रिए से? देखिए, आप भी गांव के रहने वाले हैं। घर के अंदर रहने वाले व्यक्ति को जब व्यक्ति अपने घर के अंदर रहता है
तो उसको राशन, बिजली, पानी घर के अंदर दिखाई पड़ता है। और जब वो घर से बाहर निकलता है तब स्कूल, सड़क, अस्पताल दिखाई पड़ते हैं। आम जनता को दिखाई पड़ते हैं। ये चीजें आम जनता की बुनियादी चीजें हैं। घर के अंदर है तो बिजली, पानी, राशन, और घर के बाहर आए तो सड़क, स्कूल, अस्पताल। घर में तो गुरुदेव हम मानते हैं कि मान लीजिए बिजली हमारे महाराज जी के होने से जो है मतलब पूर्व सरकारों की अपेक्षा बहुत अच्छी है, और राशन जब मान लीजिए निःशुल्क मिल ही रहा है तो ये भी परफेक्ट है, हम उसकी निंदा नहीं कर सकते। लेकिन जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो जो सड़कों का बुरा हाल है वो तो आप भी देखे होंगे। आप इस सड़क से आए, सड़क खराब है। ये सड़क नहीं, हाँ। सिकरीगंज के रास्ते आप जो है बरसी से आए होंगे, अथवा इलाहाबाद हम लोग गए थे अभी, मतलब जी। प्रयागराज जिसका नाम हो गया है, हाँ। प्रयागराज हम गए थे, उधर की भी सड़कें अगर 6 लेंथ और हाईवे को छोड़ दिया जाए, जो टोल प्लाजा वाले रास्ते हैं, उसके अतिरिक्त सभी सड़कों का बुरा हाल है। ऐसा है बाबू, मैंने आपसे कहा ना कि 3 साल तक देश कोरोना से प्रभावित रहा। अब विकास के ढेर सारी जो पूंजी थी, जो धन था, वो लोगों के जान माल की रक्षा में लगा। इन सबके बावजूद यदि नेतृत्व अपने जान को जोखिम में डाल करके आम जनता की मदद के लिए आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। जैसे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी खुद कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी वे अस्पतालों में जा करके एक एक मरीज के पास नजदीक पहुंच करके उन्होंने उसका हाल चाल लिया। ये तो पूरी दुनिया जानती है। हाँ, मतलब यह भी पूरी दुनिया जानती है कि गृहस्थ आश्रम के उनके पिताजी का देहावसान हुआ। उस समय वे कोरोना के 11 की अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। किसी ने उनके कान में बताया कि यह घटना होगी। उन्होंने मीटिंग नहीं रोकी। उन्होंने कहा पिताजी से भी बड़ा इस देश की जो लगभग 32 करोड़ की जनता है, ऊपर उनकी मेरे सुरक्षा का, उनकी सुरक्षा का, उनके जान में। उन्होंने मीटिंग खत्म किया। उसके बाद जाकर के उन्होंने अपना रुधिर कंठ से उन्होंने श्रद्धा सुमन समर्पित किया। हर व्यक्ति चाहता कि मैं अंतिम दर्शन कर सकूं। देश विदेश में होता अंतिम दर्शन, उनके लिए क्या था, कितना समय लगता, 1 घंटे से ज्यादा लगता। हेलीकॉप्टर उनके आवास पर है, जो बैठते 1 घंटे में पहुंच जाते, मुखाग्नि दे लेते। लेकिन क्या नहीं, मैं सन्यासी हूं। वो मेरे गृहस्थ आश्रम के पूर्व पिताजी हैं, मेरी हमदर्दी है। लेकिन जो प्रदेश की जनता है, मेरा प्रथम दायित्व यह है। इस प्रकार के सन्यासी के ऊपर ये नहीं कोई कह सकता, क्या कोई कह सकता कि योगी आदित्यनाथ जी ने अपने बेटे नहीं, आरोप नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने पैसे इकट्ठा किया, कोई बैंक बैलेंस किया हो, या उन्होंने बहुत अच्छे तड़क भड़क की जीवन शैली जी हो, ऐसा कोई कह सकता? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा कुछ नहीं कह सकता। तो जो भी सड़कें हैं, विकास के ज्यादा से ज्यादा पैसे उसमें लगे, फिर भी उन्होंने ध्यान दिया। लेकिन आज जो राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, आपके लिए नहीं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि यदि आप घर के अंदर हैं तो आप योगी सरकार के बिजली, पानी, राशन दिखाई पड़ेगा। हमें भी उसकी सुविधा मिलती है है ना। मैं ये नहीं कह सकता कि लाइट नहीं है अथवा राशन। और जब आप घर के बाहर निकलेंगे तो स्कूल, सड़क, अस्पताल दिखाई पड़ेगा। सड़कों से दुखी हूँ थोड़ा सा। हाँ ठीक है, मान लिया कहीं दुखी होंगे, कहीं अच्छी सड़क पा जाएंगे तो सुखी भी हो जाएंगे। लेकिन आंख के अंधों और कान के बहरों को न तो योगी जी का कार्य दिखाई पड़ता है और न सुनाई पड़ता है। वो तो विपक्ष में है, उनका मुद्दा है, वो हमेशा नीचा ही दिखाने की कोशिश करेंगे। केवल एक राजनीतिक प्रपंच है। उनके ऊपर विकास कार्य को लेकर के, उनके ऊपर संवेदनशीलता को लेकर के, उनके ऊपर आचरण व्यवहार को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई उंगली नहीं उठा सकता है। जी गुरुदेव, अभी मान लीजिए हम लोग क्षेत्रीय हैं, मतलब चलते चलते में एक चीज़ है कि जैसे आपके द्वारा मतलब पूर्व में कमहरिया घाट पुल के लिए आंदोलन का संयोजन की जिम्मेदारी आपके जिम्मे थी, और आप लोगों ने बखूबी उसको निभाया, और आप लोगों के ही मतलब अभियान से आज एक पुल की बजाय 2-2 पुलों का निर्माण हो रहा है। लेकिन अपने क्षेत्र के लिए आगे आप और क्या चाहेंगे, मतलब कि यहाँ से जो जिस क्षेत्र में आपको अपने स्तर से कमी दिखती हो, ऐसे जैसे बस स्टैंड है अपने यहाँ, अथवा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है अपना बेलघाट का, ये चीज़ें मतलब काफ़ी अभी मतलब पिछड़ी हुई हैं। क्योंकि यहाँ से हमें बिना मुख्यालय गए गोरखपुर किसी भी इमरजेंसी सेवा में मतलब मरीज को रोकने की सुविधा नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, थोड़ा सा लाइन से हट करके एक चीज़ बोलूँगा। एक
नागरिक की सेवा, सुरक्षा, खुशहाली और उसके विकास के लिए आप भी गांव के नागरिक हैं। आप ग्राम पंचायत सदस्य को चुनते हैं जी। आप ग्राम प्रधान को भी वोट देते हैं, आप जिला पंचायत को भी वोट देते हैं, आप विधानसभा सदस्य को भी वोट देते हैं, आप लोकसभा के सदस्य को भी वोट देते हैं। हाँ, देते हैं, सही है। आप ही देते हैं ना। हाँ, आपके वोट से वो बनते हैं और गायब हो जाते हैं, जैसे परवेज निषाद जी हैं। हाँ, वो गायब बन हो गए जाते हैं और आए ही नहीं तब से इधर। आपके भारतीय लोकतंत्र का ये एक सबसे अच्छा माने एक ऐसा पक्ष है कि एक आदमी की सेवा के लिए सदस्य, प्रधान, प्रमुख, जिला पंचायत से विधायक, सांसद, इतने को आपने बनाया है कि हमारी सड़क ठीक हो, हमारी बिजली पानी ठीक हो, हमारे स्कूल ठीक हो, हमारे अस्पताल ठीक हो, हमारे आवागमन के साधन ठीक हो। ये आपने जिनको चुना है उनसे आप उनसे उम्मीद करते हैं कि ये करेंगे। हाँ। और सरकार ने क्या किया? सरकार ने भी लगाया। और वो तो कहते हैं गुरुदेव ना कि मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं है विधानसभा में। आप सुनिए ना, बातें नहीं कह पाते। गलत बात है। जब देखिए, जब हम सही रहेंगे तब मेरे अंदर दम होगा, हम डट करके बोलेंगे। और जब हम कमीशन बाजी के चक्कर में पड़ेंगे, हम केवल अपनी जात के लोगों के दुख दर्द से जुड़ेंगे, हम केवल अपने ठीका पट्टा, अपने विकास के लिए जुड़ेंगे, तो बोलने का मौका क्या, देखने का मौका भी जनता नहीं देगी। सही है। बोलने की तो बातें छोड़ दीजिए। मैंने 6 लोगों को बताया जिनको आपने अपने वोट से चुना, और सरकार ने भी 6 लोगों को लगाया, 12 लोगों को लगाया ना। सरकार ने किसको लगा दिया? सरकार ने कहा भाई सेक्रेटरी हैं, सरकारी चीज बताओ, ये सेक्रेटरी हैं, ये बीडीओ साहब हैं, ये लेखपाल हैं, ये आंगनबाड़ी के हैं, ये उसके हैं आशा के हैं, ये अस्पताल से जुड़े हैं, ये तहसीलदार हैं, ये डीएम हैं, ये एसडीएम हैं। यानी 6 लोगों को आपने अपने वोट से अपने विकास के लिए चुना, अच्छा लोगों को सरकार ने दी। 12 लोग हैं। तो एक व्यक्ति के लिए जब 12 लोग तैनात हैं, तो फिर इस प्रदेश की जनता या उस गांव की जनता भूखों सो जाए, तो फटे हाल रहे, पहनने को वस्त्र न मिले, खाने को भोजन न मिले, चलने के लिए सड़क न मिले, रहने के लिए आवास न मिले, तो फिर आपने ऐसे लोगों को चुना क्यों? अभी गुरुदेव जैसे मान लीजिए चाहे पक्ष के हों या चाहे विपक्ष के हों, 3 हिस्सा तो सब लोग खाली केंद्रीय नेतृत्व के चर्चे पे चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब अगर 100 लोगों में देखा जाए तो लगभग 40-50% लोग ऐसे हैं जो खाली केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे पे, महाराज जी के बल पे, अखिलेश जी के बल पे या उनके नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो कोई कहीं से, यहाँ का रहने वाला तो कहीं से जाकर लड़ जा रहा है, ऐसा भी तो है। ऐसा है। लोकतंत्र तब और मजबूत होगा जब पार्टियां किसी को प्रत्याशी न बनाए। अगर प्रत्याशी न बनाए, सिंबल पर चुनाव लड़े, हाँ, जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, तो 403 विधानसभा क्षेत्र में केवल कमल के फूल पर आप चुनाव लड़े। ये निरपेक्ष राय है आपकी, मतलब हाँ, किसी से पक्षगत नहीं प्रत्याशी न खड़ा करिए, प्रत्याशी आप खड़ा ही मत कीजिए। इससे ये होगा कि जो चुनाव में जो जात पात का जो नंगा नाच होता है, ये मेरा मानना यह है कि पार्टियां, राजनीतिक दल प्रत्याशी न खड़ा करें, प्रत्याशी न खड़ा करें, वे केवल अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ें। मान लीजिए 403 सीटें हैं, हाँ। 403 पर कह दे भाई आप पूरे प्रदेश की जनता कमल के फूल पर वोट दे, कमल के फूल का प्रचार कीजिए। मान लीजिए आप 300 सीटें जीत गए, तो आप अपने पूरा तय कीजिए कि खजनी विधानसभा या गोरखपुर विधानसभा या बांसगांव विधानसभा या फला विधानसभा का हमारी पार्टी का प्रतिनिधित्व कौन करेगा विधानसभा में। तो जो सबसे अच्छा है आप उसको चुन लीजिए। वो गरीब आदमी भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव लड़ने में पैसों का खर्च, उनका व्यक्तित्व देखा सारी चीजें बचेंगी, और ईमानदारी करने के लिए एक कोई भी व्यक्ति सिंपल साधारण सा सारी चीजें बचेंगी। और यदि आपको ये लगा कि यह जो हमारा प्रतिनिधि है, ये उस गांव में इतनी बड़ी घटना हो गई
और उस व्यक्ति किसी ने शुद्ध और खोज खबर नहीं लिया, आप उसको हटाइए ना, हटाइए, दूसरे को दूसरे चेंज को करिए। लाइए, फिर से एकदम। आपको उपचुनाव नहीं कराना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं कराना आपके पड़ेगा। धन की बर्बादी रुकेगी, जात पात का जो नंगा नाच होता यह रुकेगा, बिल्कुल टीवी पर न्यूज चैनलों पर जो जात के नाम पर जो बहसबाजी होती है, बहसबाजी होती ये है, सारी चीजें रुकेंगी रुकेंगी। और तब लोकतंत्र आपका निखर करके आएगा। और मैं निखर उस लोकतंत्र की वकालत आपसे करता हूँ। मैं बिल्कुल इस मुद्दे पे एकदम आपसे हम सहमत हैं गुरुदेव। अगर ऐसा होता है तो जो चुनावी भारी भरकम लोगों के द्वारा मतलब लॉलीपॉप दिए जाते हैं जनता को सारी अथवा चीज, सारे खर्चे, प्रलोभन खत्म हो जाएंगे एकदम और बिल्कुल। फिर वही रहेगा, क्योंकि पार्टी जिसको चाहेगी, आप नहीं अच्छा काम करें तुरंत हटा दे, कोई उपचुनाव नहीं। बिल्कुल कमल का फूल तो आपका जीता ही है, जीता तो है, आप जीता हैं है, ही। है ही है। अच्छा, जहां तक रही बात आपने क्षेत्र के विकास की बात किया, तो मैं करीब 4-5 साल पहले से मैं प्रयासरत हूँ कि एक रेलवे लाइन जो है वो कमरिया घाट से होकर के शाहगंज तक चली जाए। चली जाए। यदि रेलवे लाइन चली जाएगी तो हमारे लिए शाहगंज के बाद फिर चाहे आप इलाहाबाद जाएं, वाराणसी जाएं, जहां जाएं चाहे जो उधर मतलब जंक्शन मिला हुआ है, मिल जाएगा। आप अकबरपुर तक पहुंचा सकते हैं। तो एक तो मैं आपकी न्यूज चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि गोरखपुर से आपका सिकरीगंज कमरिया घाट होते हुए हमें रेल लाइन की सुविधा मिले। एक तो मैं इसकी मांग। दूसरी बात, महाराज जी जब आए थे 6 लेन का निरीक्षण करने के लिए तो उन्होंने मुझसे कहा था, बुलाए थे मुझे, उन्होंने कहा देखिए आप 4 लेन की मांग कर रहे थे, एक पुल की आप मांग कर रहे थे, मैंने 3-3 4-4 पुल बनवा दिए। बनवा दिए वो 6 लेंथ में डबल पुल बनेगा ही। हाँ, वो और एक डबल तो है पुल ही बन है। रहा है। अच्छा, इसके बाद आपको औद्योगिक गलियारे भी बनने हैं, तो जो किसानों की भूमि ली जाएगी और उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, विकास होगा। योगी आदित्यनाथ जी का मानना है कि कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए आपको देश विदेश या बाहर न जाना पड़े, क्योंकि ये बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश और आप यहीं बिहार रहिए। दोनों की। हम एक्सप्रेस वे के किनारे हम औद्योगिक गलियारा लगाएंगे। जिन कल कारखानों में जो सामान आप बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में पैदा कर, यहीं पैदा कीजिए। बिल्कुल हम आपको रेलवे लाइन देंगे, हम आपको एक्सप्रेस वे देंगे, आप यहीं रहिए, अपने बाल बच्चों के बीच में रहिए, आप यहीं कीजिए। उन्होंने कोरोना काल में देखा कि विद्यार्थी कोई कोटा से भागा आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, आइए, पूछा गया भाई क्यों आप गए, तो IAS IPS PCS PPS की तैयारी करने गया। महाराज जी ने कहा कहीं नहीं जाना है, आप यहीं रुको, आप प्रदेश में रुको। और उन्होंने अभ्युदय कोचिंग योजना चलाई, अभ्युदय कोचिंग योजना चलाई और प्रति छात्र को 2000 रुपए भी दिए। उन्होंने कहा आप यहीं तैयारी करो, आप अपने घर पर तैयारी करो, आप यहीं से IAS IPS बनो। लेकिन गुरुदेव जैसे मान लीजिए जो बाहर से आने की बात आ गई, रैलियों में तो बहुत सारी गाड़ियां मिल गई, लेकिन उस समय गाड़ियां नहीं मिल रही थी लोगों को बाहर से आने के उत्तर लिए। प्रदेश के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा में जैसे ही लोग प्रवेश करते थे, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की, योगी सरकार की बसें उस सीमा पर लगी होती थी और उनको घर तक पहुंचाया जाता था। और जब वो उतरते थे तो उनके एक बोरे में खाद्य सामग्री दी जाती थी, एक बोरे में खाद्य सामग्री दी जाती थी, पैसे भी दिए जाते थे। कहा जाता था कि आपको कोई और तकलीफ होगी तो आप डॉक्टर से एक बार चेक भी करा लीजिएगा निःशुल्क। कौन, किसके दिमाग में बात आएगी कि अभ्युदय कोचिंग योजना चलाओ? किसके दिमाग में बात आएगी कि सारे पैसे जो है सरकार के खर्च हों, आम जनता को दवा दारू के लिए, दवा के लिए, पैसे के लिए, या मान लीजिए जो उनकी जो घरेलू जो चीज़ें हैं, योगी सरकार ने बोरे में घरेलू चीज़ें भी दिया कि आपको चना भी दिया, नमक भी दिया, राशन भी दिया, सारी चीज़ें उन्होंने दिया। जो आखिर खाद्य एक सामग्री जनता को जी। कैसा नेता चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं कि एक जनता को किस प्रकार का नेता चाहिए, कैसा प्रतिनिधि चाहिए, कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? बस वही जो मतलब लोगों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और मतलब जो भी सड़क देखिए, सुरक्षा, जनता की जो जो बुनियादी चीजें हैं, हाँ, जो उनको उनकी मजबूत मूलभूत किया जाए। आवश्यकताएं हैं, उनके लिए योगी सरकार ने बहुत ही संवेदनशील रह करके उनकी सारी चीजें उनके घर तक पहुंचाया। इसलिए सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि सरकार ने मेरी सुनी नहीं, सरकार ने मेरी उपेक्षा की। या ठीक है, इतना बड़ा प्रदेश है, तमाम तरह कोई शिक्षा मित्र हैं, कोई सरकारी विद्यालय में अध्यापक हैं, कोई प्राइवेट में हैं, प्राइवेट तमाम वार्ड बॉय हैं, तमाम नर्सेज हैं, उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। योगी सरकार अब इस बार आएगी तो मैं समझता हूँ इन सारे लोगों की बातों को सुनेगी और मैं समझता हूँ कि सब लोग खुशहाल होंगे, प्रसन्न होंगे।
इसलिए मैं कहूँगा जय 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 योगी सरकार। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, जो आपने मतलब IC न्यूज़ 24 को अपना बहुमूल्य समय दिया। दोस्तों, आप देख रहे थे IC न्यूज़ 24 और मैं हूँ उमेश। फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।